लेकिन चलिए, दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से शुरुआत करूंगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के साथ, और इस कंपनी के सीईओ डॉक्टर आनंद अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। जैसे मैं आप सबको बता रहा था, कल इस कंपनी ने घोषणा करी, एक चेंजेस को अनाउंसमेंट दिया कि कोर्ट्स ने जो स्कीम ऑफ डीमर्जर है उसकी मंजूरी दे दी है। यानी कि जो पावर कारोबार ये कंपनी डीमर्ज करना चाहती थी, अब स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन में वो पावर कारोबार जाता हुआ नजर आएगा। एक नॉन लिस्टेड एंटिटी होगी वो, और जो लिस्टेड स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है वो अब एक प्योर प्ले टेलीकॉम प्लेयर बनेगी। अग्रवाल साहब, मैंने सही समझा क्या? जी हाँ आशीष जी, आपने बिल्कुल सही समझा। ये जो कंपनी हमारी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, इसमें दो बिजनेस हैं अभी तक थे, टेलीकॉम और पावर बिजनेस। और पावर बिजनेस में हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो डीमर्जर बोर्ड ने डिसाइड किया था और हाई कोर्ट अप्रूवल भी आ गया है कि अब ये कंपनी दो भागों में हो जाएगी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो टेलीकॉम बिजनेस का पे पूरा फोकस करेगी। हाँ। और स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एक अनलिस्टेड पावर की एंटिटी हो जाएगी। अच्छा, ये एक बार प्लीज रिविजिट करना चाहूंगा मैं, ये एक्सरसाइज क्यों करी थी आपने? मेरा मतलब है ये रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करनी पड़ी थी? क्या डिफरेंट बिजनेस मॉडल से कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग थी, वो समझ में, और इसीलिए इन दोनों कारोबार को अलग करा, या इसके बियॉन्ड भी कोई वजह थी सर? जी हाँ, इसके हमने देखा कि इसके ये जो दोनों बिजनेस बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल हो गए थे। टेलीकॉम बिजनेस ग्रोथ की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, और पावर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर रहा है। तो पावर बिजनेस में जो बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट होती है, जो इन्वेस्टर्स दोनों के हैं, बिल्कुल अलग तरीके के हैं। तो टेलीकॉम बिजनेस के जो हैं नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टर्स रहते हैं, और पावर बिजनेस जो है जिसमें काफ़ी डिटर्मिनिस्टिक कैश फ्लो रहता है अगले 25-30 सालों का, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है, उसके इन्वेस्टर्स काफ़ी अलग तरह के हैं, इंश्योरेंस फंड हैं, पेंशन फंड्स है। हाँ। तो हमें इन्वेस्टर से काफ़ी फीडबैक मिला था कि वो एक तरह के इन्वेस्टर वो दोनों तरह के जो मिक्स्ड कंपनी थी उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। हाँ। तो वो सहूलियत के लिए उसको अलग कर दिया है। वैसे हम शेयरधारकों को आपने अग्रवाल साहब एक एग्जीक्यूट दिया है, वो प्रेफरेंशियल इशू शेयर जो जारी करने की बात करी गई है, पर मैं फिर भी जानना चाहता हूं, ये जो पावर कारोबार जिसे आप डीमर्ज कर रहा है, जो नॉन लिस्टेड होने वाला है, इवेंचुअली क्या कोई लिस्ट करने के प्लान्स होंगे? जी अभी तो इसमें अलग तरह के इन्वेस्टर आएंगे। एटलीस्ट इक्विटी मार्केट में इमीडिएटली कोई प्लान नहीं है लिस्ट करने का, बट इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंश्योरेंस फंड्स, पेंशन कंपनीज, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उनमें अलग तरह के इन्वेस्टर्स आएंगे। अच्छा, आपने फिर दो विकल्प दिए थे मुझे, एक तो मैं चाहूं तो एग्जिट कर लूं वो प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए, और दूसरा मैं चाहूं तो अपनी इक्विटी को रिटेन करूं पावर कारोबार में भी। और साथ साथ मैं पढ़ रहा था, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पी अभी भी वो 27% स्टेक ग्रिड प्रोजेक्ट की सब्सिडी में ओन करता है, तो इवेंचुअली उनको भी एक एग्जिट रूट चाहिए होगा। इवेंचुअली अगर मैं भी इक्विटी अपनी कंटिन्यू करता हूं पावर बिजनेस में, तो एग्जिट रूट होगा। इसीलिए मैं जानना चाहता था, डाउन द लाइन ऑब्वियस ये कारोबार लिस्ट होने वाला है, पर समय लगेगा शायद। जी हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ऑपरेट करने में और कैश फ्लो लाने में टाइम लगता है। तो हमें करीब 3 साल लगा 5 प्रोजेक्ट को लाने में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी किसी समय उस अपने शेयर का रिटर्न लेना चाहेगा, उसको हम लिस्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह। ठीक है, तो अच्छा, इंटरेस्टिंग, उस तरह की लिस्टिंग होगी, लेकिन जो मेन कंपनी है वो अभी अनलिस्टेड हो जा रही है। ठीक है, और इसका रिकॉर्ड डेट जहां तक है वो 15 जून के आसपास रहेगा। ओके, दोनों कंपनी को सेपरेट होने। अच्छा, लास्ट मुझे याद है कि आपको जो पावर और टेलीकॉम सेगमेंट था, 50% रेवेन्यूज आते थे वहां से, पर पावर बिजनेस लॉस मेकिंग था। लेकिन इस बीच एक मिनट सर, आप प्लीज बने रहिए मेरे साथ, बजाज ऑटो के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए नजर आएंगे। मुनाफा 803 करोड़ रुपए, 826 करोड़ रुपए का हमारे एक्सपेक्टेशंस थी, तो मुनाफे का नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता हुआ। कमेंट्री इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स पर होगी, क्योंकि वो लगातार अभी भी वीकनेस दिखा रहे हैं। वहां पे Q4 में वॉल्यूम 6.5% दबाव दिखा रहे थे, तो वहां पे अब आगे का आउटलुक कैसा रहेगा, डिमांड अफ्रीकन मार्केट में कैसी है, वो करेंसी के जो इश्यूज हैं वो अब किस तरह से स्टैकअप हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन गौरांग स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हुए, नतीजे उम्मीद पे खरे उतरते हुए, कुछ डिटेल्स अवेटेड है, बाय रिकमेंडेशन है, पॉजिटिव कवरेज है, लेकिन टारगेट्स ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट को सुन लिया जाएगा, डिटेल सामने होंगी, तब वर्क करा जाएगा। गौरांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहाँ पे काम करूंगा, छोटा सा ब्रेक ही ले लूंगा। ब्रेक के बाद मैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से बातचीत कंटिन्यू करूंगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑटो स्पेस की एक और कंपनी ऑटो एंसिलरी दिग्गज बॉश के रिजल्ट्स अब आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होंगे। बजाज ऑटो के नंबर्स उम्मीद पे खरे उतरते हुए और बॉश के नंबर्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एस्टिमेट से कहीं बेहतर है। 287 करोड़ रुपए से बढ़कर मुनाफा 376 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ 310 से 315 करोड़ रुपए के आसपास की स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी, तो उम्मीद से 50 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट ज्यादा। मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जबकि स्ट्रीट उम्मीद करी थी कि मार्जिन्स दबाव में होंगे 150 बेसिस पॉइंट्स के आसपास के। क्यों? क्योंकि कच्चे माल की लागत जो बढ़ रही थी और एम्प्लॉय कॉस्ट जो बढ़ रहे थे, उससे नेगेटिव इंपैक्ट या उससे मार्जिन्स में कंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो जहां पे हम 150 बेसिस पॉइंट्स की कंट्रैक्शन की बात कर रहे थे, मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट उछलते हुए, और इसीलिए आपने देखा मुनाफा उम्मीद से कहीं बेहतर और स्टॉक रिएक्ट करता हुआ 3% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज। और मेरे साथ इस समय आप ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जुड़े हैं। संदीप जी, एक तो बताएं आपकी ब्रोकिंग हाउस के क्या एक्सपेक्टेशंस थे और आपकी उम्मीद पे कितने खरे उतरे हैं बॉश के नंबर्स सर? नहीं, मेरे हिसाब से तो खरे नहीं है, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं। इनफैक्ट इतनी उम्मीद नहीं थी, और सबसे बढ़िया बात है कि हर फ्रंट पे ही उम्मीद से बेहतर है रिजल्ट्स। और जो सबसे बढ़िया बात है मार्जिन इंक्रीमेंट, और मार्केट जनरली सबसे ज्यादा इसी चीज को देख रही है। पास में भी कई रिजल्ट्स आए, भले ही वो अच्छे रिजल्ट्स हो, मगर मार्जिन में अगर इंक्रीमेंट नहीं है एबिटा मार्जिन और ओवरऑल जीएम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में, तो उसको थम्स अप नहीं देती थी। तो यहाँ पे ये चीज अच्छी हुई, और पर्टिकुलरली ऑटो एंसिलरी सेक्टर में अगर देखा जाए तो बड़ी कंपनीज में सबसे बढ़िया ऑप्शन अभी भी यही है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखें और बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाने को कहेंगे। ओके, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें। और ये स्टॉक ध्यान रखे, बीच में अचानक बड़ा तगड़ा प्रेशर आया था, 17,000 तक के लेवल्स उसके नीचे स्लिप होता हुआ नजर आया था। और अब देखिए किस तरह की स्मार्ट रिकवरी और किस तरह की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक कंपनी डिलीवर करती हुई, खास तौर पे जिस तरह की कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में रिकवरी और ट्रैक्टर डिवीजन में रिकवरी आई है, उसका भरपूर फायदा मिला है इस कंपनी को। इसीलिए आप देख रहे हैं तगड़ा मोमेंटम आता हुआ। हालांकि मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो एक्सपेंशन आया है वो एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज स्ट्रीट के लिहाज से 4.25% की मजबूती के साथ स्टॉक कामकाज करता हुआ। लेकिन डॉक्टर आनंद अग्रवाल स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के सीईओ मेरे साथ बने हुए हैं। सॉरी सर, सबसे पहले तो वो आज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का दिन है और अचानक वो सारे नंबर्स आते हुए एक साथ। लेकिन मुझे याद है इससे पहले जब इंटरेक्ट करते थे हम, जो कंसोलिडेटेड कंपनी थी उसका ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू सर पावर से आता था, 50% रेवेन्यू टेलीकॉम से आता था। पावर बिजनेस लॉस मेकिंग था, इश्यू था वहां पे ह्यूज लेवरेज या तगड़ा डेट पोजीशंस जो थी। अब पोस्ट डीमर्जर ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की बैलेंस शीट जो कि स्टैंड अलोन टेलीकॉम कारोबार होगा सर, वो कैसे स्टैकअप करेगी? कितना डेट, कितना कैश इस लिस्टेड कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में रहने वाला है? ये कंपनी काफी हद तक डेट लाइट हो जाएगी। जो डेट इस कंपनी में रहेगा लार्जली वर्किंग कैपिटल डेट रहेगा, और थोड़ा डेट हमने लिया था जब हमने एलीट कोर को एक्वायर किया था, तो वही डेट रहेगा। हमारी बोर्ड मीटिंग कल हो रही है और हम क्लियर रिजल्ट्स के साथ आएंगे कल आफ्टरनून को या परसों सुबह, और हम एग्जैक्ट बात कर सकते हैं। बट क्लियरली ऑलमोस्ट 80% ऑफ जो डेट है वो पावर कंपनी की तरफ जा रहा है। Q3 के जो रिजल्ट्स आए थे उस प्रोफॉर्मा के मुताबिक 80% से ज्यादा डेट पावर कंपनी को जा रहा है, जो पावर प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। अच्छा, टेलीकॉम बिजनेस तो प्रीडोमिनेंटली वो ऑप्टिक फाइबर केबल या OFC का कारोबार है, जिसमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगी थी मोदी सरकार के आने के बाद। जिस तरह के अनाउंसमेंट सामने आ रहे थे, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो या फिर वो टेलीकॉम कंपनीज का जो सर 4G रोल आउट था, तो बोला जा रहा था बड़ा तगड़ा डिमांड ट्रैक्शन आएगा, बहुत तगड़ा मोमेंटम आएगा इस पूरे स्पेस में। क्या अपडेट है सर? ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि 4G के रोल आउट शुरू हो गए हैं, तो उसमें फाइबराइजेशन भी शुरू हो गई है। हम डिफेंस के भी रोल आउट शुरू हो गए हैं, हम डिफेंस का भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक रूरल ब्रॉडबैंड है, भारत नेट, उसकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, लेकिन उसमें भी मटेरियल जा रहा है। और हम 2 स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले अनाउंसमेंट होती है, थोड़ा टाइम लगता है उसको अलाइन करने में, और हम देख रहे हैं कि चारों जो हमारे सेक्टर्स हैं, 4G, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, रूरल ब्रॉडबैंड, डिफेंस और स्मार्ट सिटी, चारों में मूवमेंट दिखी है। तो फिर अच्छा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो सर आपके ऑर्डर्स इन हैंड कितने हैं? ऑर्डर बुक पोजीशन क्या कहती है? किस तरह की डील पाइपलाइन नजर आ रही है? हमारे ऑर्डर बुक अभी 1700-1800 करोड़ के हैं। हाँ। और डील पाइपलाइन तो अभी काफी स्ट्रांग दिख रही है, तो अगले 2 से 3 क्वार्टर में और ऑर्डर बुक बढ़ने की काफी उम्मीदें हैं। ओके, अग्रवाल साहब बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आप इसी
डीमर्जर और इस स्टैंडअलोन कंपनी अब जो टेलीकॉम बिजनेस है उस पर आगे भी बातचीत कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपकी स्क्रीन पर निफ्टी आना चाहिए 7900 को छूता हुआ भारतीय बाजार, और पूरी तरह से मदद जो अभी अभी दोनों रिजल्ट्स आए उसने मूड सुधारा। उन दोनों स्टॉक्स का मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। बजाज ऑटो और बॉश आपकी स्क्रीन पर आएंगे, दोनों में आज तगड़ा मोमेंटम है। बॉश 4% मजबूती के साथ अब कामकाज करता है और बजाज ऑटो 4.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। मार्जिन का तगड़ा सरप्राइज बॉश में, और रेवेन्यूज उम्मीद से कहीं बेहतर बजाज ऑटो के। 10% उम्मीद थी, 12% के आसपास की ग्रोथ, और आपकी स्क्रीन पर नंबर्स पे रिएक्शन आता हुआ। 7900 7901 के लेवल्स पर अब हम इस समय कामकाज कर रहे हैं। लेकिन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज रडार पे इस कंपनी के सीईओ डॉक्टर आनंद अग्रवाल मेरे साथ बने हुए हैं। अग्रवाल साहब, आपकी कंपनी ने जो ओएफसी का एक्सपेंशन करने की बात करी थी, 8 से बढ़ाकर 15 MKFM तक ले जाने की बात थी, कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपए शायद खर्च करने थे। लास्ट इंट्रैक्शन में आपने मुझे बताया था, वो कहा गया था FY16 के Q4 में, यानी कि मार्च तक पूरा हो जाना था। वो पूरा हो गया सर एक्सपेंशन? जी हाँ, अब हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल की फैसिलिटी 15 मिलियन की पूरी हो गई है। हाँ। साथ में ऑप्टिकल फाइबर भी 22 मिलियन का है, वो भी 100% पे चल रही है ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी। अच्छा। तो मार्केट आउटलुक हमें काफी स्ट्रांग लग रहा है। अच्छा, आपने एलिटको टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करा था सर। अब आप जब कह रहे हैं स्टैंड अलोन बिजनेस जो टेलीकॉम का बैलेंस शीट काफी स्ट्रेंथ दिखाएगी, 80% डेट तो पावर में चली जाएगी, क्या सिमिलर इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स ऑन द कार्ड्स हैं अपने टेलीकॉम सर्विसेज की प्रेजेंस को और फर्दर बूस्ट करने के लिए? कि हम कैपेबिलिटी के लिए देखते रहेंगे। हम अपनी कैपेबिलिटी की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ा रहे हैं, तो अगर कुछ और अभी इमीडिएटली ऐसे कुछ हमारे इसमें नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी स्ट्रेंथनिंग के लिए अगर कुछ आगे दिखेगी तो हम जरूर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ओके अग्रवाल साहब, अब डिटेल में मैं नंबर्स पे आपसे जब बातचीत करूंगा जब आपके तिमाही रिजल्ट सामने आ चुके होंगे। बहुत धन्यवाद सिंधी सी आवाज के लिए सर, आज वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। कंपनी में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। नमस्कार।